लोग क्या कहेंगे, इसने अपना घर नहीं बसाया, क्योंकि घर बसाना तो भी फीमेल पे ही है ना, उसमें किसी और का तो जैसे कोई रोल ही नहीं है। घर है, जितने मेंबर्स हैं सबका रोल है उस घर को बसाने में। माँ बाप को नहीं छोड़ सकते हम, बहन भाई को नहीं छोड़ सकते हम, ठीक है ना, वो तो आए ही हैं रिश्ते ऐसे हमारे बने हुए। बच्चे हस्बैंड वाइफ या पार्टनर्स, उनको हम छोड़ सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ही यहाँ पे आती है। जिस चीज में ऑप्शन हो, आप वहां पे और ऑप्शंस को देखना शुरू करोगे कि अच्छा इसके अलावा और क्या, मैंने इसके लिए कुछ किया है, जरूरी नहीं ये मेरे लिए कुछ करे या ये कर भी पाए। बात खत्म। मुझे लगा कि मुझे इसके लिए कुछ करना है, मेरे बस में था, मैंने कर दिया। रिश्तों में इग्नोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कुछ चीज़ों को। फॉरगिवनेस बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाँ, अगर वो पैटर्न ही बन रहा है किसी का, देन डेफिनेटली आप सोच सकते हो कि आपको क्या करना है ना। कुछ चीज़ें अपने माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि इस चीज़ के साथ मैं डील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इस चीज़ के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ, है ना। जब आप उस चीज़ को क्लियर रखोगे अपने लिए, तो आपको काफ़ी चीज़ों के साथ रिश्तों में डील करना इजी हो जाएगा। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार दोस्तों। आजकल आपने बहुत सुना होगा कि लोग कहते हैं कि आजकल के रिश्ते टॉक्सिक हो चुके हैं। आखिर ये टॉक्सिक रिश्ते होते कैसे हैं? इन रिश्तों को कैसे सुधारा जा सकता है? अगर छोड़ना है तो कैसे छोड़ सकते हैं? इसी बारे में आज हम बात करेंगे और हमारे साथ है मैडम अनूपिंदर कौर। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये टॉक्सिक रिश्ते होते कौन से हैं? आजकल वैसे ये टर्म काफ़ी चल रही है, टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक रिलेशंस। तो टॉक्सिक को अगर हम डिफाइन करें, कोई भी रिश्ता इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो रिश्ता कौन से दो लोगों के बीच में है, वो उसका क्या नाम है, कोई भी रिश्ता जिसमें क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हो, ब्लेमिंग बहुत ज़्यादा हो, कंट्रोल हो, मैनिपुलेशन हो, ब्रॉडली मैं अभी ये टर्म्स यूज़ कर रही हूँ, हम इनको धीरे धीरे एक एक करके समझेंगे भी। उस रिश्ते को हम टॉक्सिक बोल देते हैं, जहाँ पे कि हम एक अंडरस्टैंडिंग और एक प्यार से चलने की बजाय हम दूसरे इंसान को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से चले, मेरा ही बन के रहे, जी, है ना। वो एक फिर टॉक्सिक बन जाता है। मतलब अगर सीधा सा हम टॉक्सिक का देखें, जहरीला सा बन जाता है ना। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ज़रूरत से ज़्यादा की गई कोई भी चीज़ खराब ही होती है। रिश्तों में भी सेम है। अगर मैं ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल करूँगी आपको भी, नहीं ये ऐसे मत करो, आप ऐसे सवाल पूछो मुझसे, ये क्यों पूछ रहे हो, क्या आपको बात करने का, मुझसे सवाल पूछने का मज़ा आएगा? नहीं आएगा। तो छोटा सा टॉक्सिक इंटरव्यू का एक एग्जाम्पल हो गया, है ना, जहाँ पे कि एक इंसान बस यही चाहता है कि मेरे हिसाब से सारी चीज़ें, जो मैंने बोल दिया, जो मैंने सोच लिया, वही एक नज़रिया है इस पूरी सिचुएशन को देखने का, इस पूरे परिवार को चलाने का, इस रिश्ते को चलाने का, है ना। तो वो टॉक्सिक बन जाता है जी, दूसरे इंसान के लिए। मैम, ये टॉक्सिक रिश्ता जो है पति पत्नी या हम कह सकते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में ही होता है, या कोई भी रिश्ता टॉक्सिक हो सकता है? पेरेंट्स के साथ भी रिश्ते टॉक्सिक हो सकते हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने बोला कि कोई भी रिश्ता जिसमें कंट्रोल है, ब्लेम है, क्रिटिसिज्म है, ये नहीं किया, तुझे ये नहीं आता, तू ऐसा है, कुछ हम नेगेटिव जो टर्म्स यूज करते हैं, हम बच्चों को भी कई बार बोलते हैं, यस दैट इज टॉक्सिक। तो वो पूरी की पूरी फैमिली भी टॉक्सिक हो सकती है। बहन भाई का रिश्ता भी टॉक्सिक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इसको थोड़ा सोसाइटी वाले एंगल पे बोल देंगे कि शुरू से तो ऐसा ही चला आता है ना, लड़कियां तो लड़कों के हिसाब से ही चलती हैं, पहले अपनी फादर की सुनो, फिर अपने भाई की सुनो, फिर अपने पति की सुनो। जी। तो वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पति पत्नी वाला तो हमें समझ आ गई, लेकिन एक भाई अपनी बहन को बोल रहा है कि तुझे ऐसा ही करना है, फॉर बहुत छोटी एग्जाम्पल, ये कपड़े पहन के बाहर नहीं जाना, उससे बात नहीं करनी, कहीं ना कहीं पे कंट्रोल आ गया ना। उस इंसान को, उस फीमेल को आप एक इंसान की तरह अपनी सोच नहीं बनाने दे रहे हो जी, आप उसको अपने तरीके से जीने नहीं देना चाहते हो। और आई एम नॉट सेइंग कि
सिर्फ उसमें फीमेल्स ही सफ़र कर रही हैं, कई फीमेल्स भी थोड़ा फ़ायदा भी उठाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर एक बहुत बेसिक चीज़, मेरा आज आलू मटर की सब्ज़ी खाने का मन नहीं है, नहीं, तेरे भाई ने स्पेशली बनवाई है, तू खा। तेरे भाई को बड़ी पसंद है, तुझे खानी पड़ेगी। हो गई ना कहीं पे टॉक्सिसिटी। जी। तेरे पापा जी तो ये लेके आए थे, तो तुझे पहनना पड़ेगा। अगर आप उस थोड़े बड़े बच्चे को पूछ लो कि आपको क्या अच्छा लगता है, तो क्या हो जाएगा। किसी की एक सोच को डेवलप ना होने देना, ये भी एक तरीके की टॉक्सिसिटी ही है ना। मैम, अगर कोई इंसान अपनी दिल की बात नहीं कर पा रहा अपने पार्टनर के साथ, जी, इस डर से कि ये तो झगड़ा ही होगा बिल्कुल इस बात पर, या मेरी बात का उल्टा ही मीनिंग निकलेगा, जी, ये भी टॉक्सिक बिल्कुल, ये रिलेशन उसी का एक पार्ट आ रहा है, क्योंकि देयर इज नो क्लियर कम्युनिकेशन ना। हम इंफॉर्मेशन देना रोक रहे हैं, हम बात शेयर करनी रोक रहे हैं किसी डर की वजह से, और वो डर सामने वाले के रिएक्शन से आ रहा है, तो इट इज समवेयर टॉक्सिसिटी। यस मैम, बहुत सारे लोगों के रिलेशन हमने देखे हैं जो बिल्कुल अच्छे नहीं होते, उन दोनों को पता है कि उन दोनों में प्यार नहीं है, और उनमें से वो एक, हम कह सकते हैं कि पर्सन है जो उस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहता, चाहे ये गंदा है, खराब है, जैसा भी है, ये रिश्ते को, दूसरे बंदे को वो छोड़ने नहीं दे रहा। ऐसा क्यों इंसान करता है? उसको पता है कि उसको भी सुख नहीं मिल रहा है, कोई खुशी नहीं है इस रिश्ते में, सामने वाला बंदा मुझे प्यार नहीं करता और मैं भी उसे प्यार नहीं करता, लेकिन ये रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, ये रिश्ता रहेगा। उसमें मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जो चीज़ आ जाती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, वो होता है डर, अकेले हो जाने का डर। अगर ये ना मिला, अगर ऐसा कोई और ना मिला, तो कहीं ना कहीं पे हम डिपेंडेंट हैं दूसरे वाले पे, चाहे वो आपके इमोशंस को लेके हो, फाइनेंशियल, जैसे हस्बैंड वाइफ की आपने बात की, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी भी होती है। शुरू से फीमेल्स की कंडीशनिंग भी तो की गई है ना इस तरीके से, जी, है ना, कि इसके बाद, शादी के बाद पति ही परिवार है, जो हमारी सोसाइटी में है अभी भी बहुत जो एक प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है वो आगे बढ़ चुकी है, जहाँ जहाँ पे फीमेल्स इंडिपेंडेंट हुई हैं। फ़र्क है, पर फिर भी हमने ये भी देखा है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होने के बावजूद भी फीमेल्स कई बार उस रिश्ते से नहीं निकल पाती हैं, क्योंकि इमोशनल एंड मेंटल डिपेंडेंस बहुत है। लोग क्या कहेंगे, इसने अपना घर नहीं बसाया, क्योंकि घर बसाना तो भी फीमेल पे ही है ना। उसमें किसी और का तो जैसे कोई रोल ही नहीं है। घर है, जितने मेंबर्स हैं सबका रोल है उस घर को बसाने में, एक एक मेंबर का, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो छोटा बच्चा है, हस्बैंड वाइफ है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ है, कोई भी है, हर एक का थोड़ा थोड़ा रोल है। लेकिन उसका सारा जिम्मा एक इंसान पे डाल देना, फिर ये एक्सपेक्ट करना कि ये कुछ कहे भी ना, ये बस चलता जाए, तो कहीं ना कहीं पे वो मेरी साइकी में अंदर घुस गया ना, मेरे को ही चलाना है जी। हम तो वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते हैं बिना कहे, फीमेल्स तो खास करके। फीमेल्स को ये चीज़ सिखाई जाती है ना शुरू से, घर को बांध के रखना है, परिवार को बांध के रखना है, चाहे वो जैसा भी हो, पति जो भी करे, जैसा भी हो, वो सही ही है। तो हमारी मानसिकता को एक डेवलप नहीं होने दिया जाता, जहाँ पे हम सोच सकें या जहाँ पे हम सामने वाले को बोल सकें कि ये गलत है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा या करूँगी, है ना। अच्छा, कई बार हस्बैंड वाइफ की, जैसे आपने बात की, बच्चे बहुत बड़ा फैक्टर आ जाते हैं कि अब तो बच्चे हो गए हैं, अब इस रिश्ते से कैसे निकलें वो सफ़र करेंगे। आई थिंक लॉट ऑफ इंडियन मैरिजेस आर समवेयर बेस्ड ऑन दिस फैक्ट ऑल्सो, कि अब तो बच्चे हो गए हैं। देखा जाए हस्बैंड वाइफ के आपस में बने ना बने वो मैटर ही नहीं करता कुछ टाइम के बाद। और शायद आपने सुना भी हो, परिवारों में ये चीज़ बोली भी जाती है, एक बार बच्चे हो जाएंगे सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब आपने अपनी इंडिविजुअलिटी तो खत्म कर ली ना वहाँ पे। नाउ यू आर पेरेंट्स, नॉट हस्बैंड वाइफ। शायद आपने कभी सुना हो, जैसे हम लोग यहाँ पे सुनते हैं, केसेस वगैरह आते हैं कि कितने कितने महीने तो मैम मेरी तो अपने हस्बैंड से बात ही नहीं हुई, इतने बिजी हो गए हैं, बच्चों में ही सारा टाइम निकल जाता है। आप कैन यू इमेजिन, एक घर में रह के दो लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं,
लाइक क्या इम्पैक्ट होगा इमोशंस पे उसका। और ये बहुत सारे घरों की सच्चाई है। ये सच्चाई है बहुत सारे घरों की, हम उसको फेस करें ना करें, माने ना माने, पर ये सच्चाई है। ये रिश्तों में दूरी आ जाना ये बहुत कॉमन भी है एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट ऑल्सो, कि हमें समझ ही नहीं आता कि इस रिश्ते को किस एंड से अब चलाएं, दोबारा करें क्या इसके बारे में, हमें समझ ही नहीं आता। फिर हम वही है ना कि इंसान या ह्यूमन जो ब्रेन है वो कुछ ना कुछ अपनी सस्टेनेंस तो ढूंढ ही लेगा ना कोई कारण तो वो ढूंढ लेगा। फिर वो कारण बच्चों का स्कूल, बच्चों का फ्यूचर, पैसा कमा के भी लाना है, घर चलाने हैं, वैसे बन जाता है। तो कहीं ना कहीं पे हम अपनी डिफ्यूज्ड बाउंड्रीज लेके ही घूम रहे होते हैं। जी मैम, कई लोगों को हमने देखा है कि कई बार बहुत अच्छे, जी, इतना अच्छा आपके साथ ट्रीट करेंगे कि आपको लगेगा कि ये दुनिया का बेस्ट पर्सन है, इससे अच्छा तो कोई हो नहीं सकता। जी, फिर कभी उनका वो रूप आप देखेंगे जो आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा। बहुत ही वायलेंस होगी, बहुत अग्रेशन होगा, और आपको लगेगा कि इससे बुरा कोई इंसान नहीं है। ये क्या वही इंसान है जो जिनसे हम मिले थे? बिल्कुल। ये कौन सा रूप होता है इंसान का? एक्चुअली अगर मैं साइकोलॉजी और साइकेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो कई बारी ना ये डिसऑर्डर्स भी होते हैं। हमारी सोसाइटी में ना आज भी वो एक स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ को लेके। बिल्कुल। हम मानसिक बीमारी को दूसरी बीमारियों की तरह देख ही नहीं पाते, बल्कि अगर हम इन बीमारियों को भी दूसरी बीमारियों की तरह की बाकी शरीर में जो बीमारियां होती हैं उनकी तरीके से देखें, इनको ट्रीट होने दें, तो बहुत परिवार, खुद इंसान भी बच सकते हैं, बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। लेकिन वो डर कि लोग क्या कहेंगे, है ना, पागल बोलेंगे। पागल वर्ड को इतना ज़्यादा मतलब तवज्जो दे दी गई है ना, उसको इतना खराब बना दिया गया है कि अगर किसी को कोई मानसिक बीमारी है तो ये पागल है, बट ऐसा नहीं होता। जो क्वेश्चन आपका था कि इंसान एकदम बहुत अच्छा है, फिर आप देखते हो कि ये कैसे हो गया। बहुत सारे उसमें डिसऑर्डर्स का, मैं ये नहीं बोल रही उसको वही डिसऑर्डर है, हो सकते हैं, तो आपको प्रोफेशनल हेल्प वहाँ पे लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई भी प्रोफेशनल उस इंसान को मिले बिना नहीं बता सकेगा कुछ भी, है ना, क्योंकि एक परसेप्शन भी होती है। किसी फैमिली मेंबर को ये लग सकता है कि ये ऐसा है। आजकल तो हमारे पास गूगल आ गया है, चैट जीपीटी, एआई ने इतना आगे बढ़ गया है कि हम बैठे बैठे अपना डायग्नोसिस बना लेते हैं या किसी और का, है ना कहीं हमें भी तो एक बस रीज़न चाहिए होता है ना कि कुछ तो जवाब मिल जाए, है ना। तो उस केस में जैसे कई बार पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स निकलते हैं लोगों को, है ना, कि उनकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो कई बार कैसे बिहेव करते हैं, कई बार कैसे बिहेव करते हैं। या डिप्रेशन भी हो सकता होता है उनको कि उस मोमेंट पे नहीं उनको पता चला कि कैसे बिहेव करना है। या बाइपोलर डिसऑर्डर शायद आपने सुना हो, तो ऐसे कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। या इन जनरल इमोशनल डिसरेगुलेशन, कोपिंग ना हो पाना, ये ना पता चलना कि इस सिचुएशन से डील कैसे करना है जी। और वो ज़्यादातर एग्रेशन की फॉर्म में निकल जाता है फिर। मैम, अगर किसी इंसान का बिहेवियर टॉक्सिक है, इसके पीछे रीजंस क्या होते हैं? क्यों वो टॉक्सिक बन गया? देखो बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहले उसका बचपन देखना बड़ा ज़रूरी है, जो हम समझते हैं, जहाँ से जिस एंगल से साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट समझने की कोशिश करते हैं कि इसके बचपन के बिहेवियर्स क्या थे, इसके बचपन में क्या ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से ये ऐसा हो गया है कि इसको लड़ाई झगड़ा करके ही अपनी बात सुनानी पड़ती है, इसको क्रिटिसाइज ही करना है दूसरे पर्सन को, इसको ब्लेम ही करना है, इसको अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी कि हाँ मेरे से गलती हो गई। अब एक छोटा बच्चा है, उसने गलती की, एक तो माँ बाप ने बड़े आराम से समझाया कि चलो बेटा कोई बात नहीं, ऐसा हो गया, इट्स ओके, हम इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। वो बच्चा गलती करने से नहीं डरेगा कभी भी, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। वहीं पे एक बच्चे ने गलती की, उसने बोल भी दिया कि पापा मेरे से ये हो गया या मम्मा मेरे से ये हो गया, आप सामने से उसको बोल रहे हो तू नालायक है, तेरे से कुछ नहीं होता, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, तूने गलती कर दी। अपनी गलती को इतना बड़ा बना दिया ना उसके माइंड में, वो क्यों कल बोलेगा? सही तो हमेशा हम कर नहीं सकते जी। वो कल क्यों किसी को जाके बताएगा कि मेरे से गलती हो गई है, ओके सॉरी, क्योंकि उसको डर है कि सामने से या तो थप्पड़ आएगा या ऐसे वाला बिहेवियर आएगा जी।
बार बार ये हो रहा है उस बच्चे के साथ, है ना, एंड देयर इज नो वन टू मेक द चाइल्ड अंडरस्टैंड कि कोई बात नहीं, हो गई ना गलती, इट्स ओके, हम इसको ठीक कर लेंगे, मैं हूँ यहाँ पे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा कम डरेगा गलती करने से। जी। अब उस बच्चे ने बड़ा होके एडल्ट बनना है, किसी की वाइफ, किसी का हस्बैंड भी बनना है, और जहाँ पे हस्बैंड है तो फिर कंट्रोल वाला ज़्यादा फैक्टर आता है। इवन फीमेल्स में ये बहुत कॉमन है जी। है ना। तो वहाँ पे उसके वो बचपन के बिहेवियर्स इतने पक्के हो गए हैं अब कि वो उसकी वे ऑफ लाइफ बन गया है। हाँ, हो गई, मैं क्यों बताऊँ, चाहे अंदर से उसको फील हो रहा हो, आई एम नॉट सेइंग कि उसको फील नहीं होगा, चाहे उसको लगे भी कि हाँ मैंने गलती कर दी है, मानना नहीं है, क्योंकि डर है सामने वाला क्या बोलेगा। मैम, अगर कोई इंसान टॉक्सिक रिलेशन में है जी। तो उसे करना क्या चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। अब डिपेंड करेगा कि वो कौन से कैसे रिलेशनशिप में है, उसका वहाँ से निकलना कितना ईजी है। ज़्यादातर हमने देखा है कि नहीं निकल पाते हैं हम, रिश्ता ही इतना उलझा हुआ होता है या सिचुएशंस इतनी उलझी हुई होती हैं। अगर हस्बैंड वाइफ का है, लाइक आई सेड कि बच्चों के लिए कई बार हम उस रिश्ते में होते हैं, कई बारी अपना ही फीमेल्स उतनी इंडिपेंडेंट भी नहीं होती हैं तो वो बर्दाश्त करती जाती हैं। अब पहले ये समझना ज़रूरी है कि उस रिश्ते में टॉक्सिक चीज़ें क्या हो रही हैं। देखो, अगर तो डोमेस्टिक वायलेंस है, मार पीट है, कोशिश होनी चाहिए कि उस चीज़ को रोका जाए, है ना। पुलिस के थ्रू, फीमेल्स के साथ अगर ऐसे हो रहा है तो विमेन सेल हैं, अब तो जितनी अप्रोच है उतना ही किया जा सकता है और करना भी चाहिए। दूसरा, जैसे हम बात कर रहे थे, टॉक्सिसिटी इन द फॉर्म ऑफ इमोशनल अब्यूज एज वेल, है ना, क्रिटिसिज्म, ब्लेमिंग, नो अकाउंटेबिलिटी, तूने किया था जो किया था, तूने मुझे उकसाया तो मैंने ऐसा किया। जी। ये चीज़ें जहाँ पे आ जाती हैं, बहुत एक सिंपल सा फंडा है, डू नॉट एक्सप्लेन योरसेल्फ। आप अपने आप को एक्सप्लेन करने लगोगे, वो इंसान नहीं समझेगा, उसका ब्रेन वैसे वर्क ही नहीं कर रहा। जैसे मैंने बोला कि ज़्यादातर देखा गया है कि कोई ना कोई ऐसी दिक्कत निकलती है, कोई अल्कोहल एडिक्शन होती है कई बार, है ना, कई बार कोई और नशे की एडिक्शन होती है, कोई मानसिक बीमारी होती है, बाइपोलर या ऐसे, या पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आर वेरी कॉमन, जो ये टॉक्सिक माहौल जो जहाँ पे होता है। आप अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश मत करो, वो इंसान शायद ना समझ पाए, आप एक तरीके से ड्रेन आउट हो जाओगे, आपको लगेगा इतना तो कर लिया, अब और क्या करूं। बिल्कुल, है ना, बस हो गई है मेरी। डू नॉट एंगेज, आप उसके उस बिहेवियर में एंगेज ही मत हो। वो आपको कुछ बोल रहा है, सामने से आप बोल रहे हो, है ना, कोई फ़ायदा नहीं है। अगेन, उसका तो इमोशनल ब्रेन अलग लेवल पे चल रहा है, उसका रैशनल ब्रेन तो उस टाइम पे काम ही नहीं कर रहा। रैशनल ब्रेन होता है जो समझने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारी हेल्प करता है, सोचने में हेल्प करता है, डिसीजंस लेने में हमारी हेल्प करता है। इमोशनल ब्रेन है जो हमें कुछ भी फील करवाएगा। उस टाइम वो इंसान बस बोल रहा है, वो आपकी नहीं सुनेगा। जी। डू नॉट पर्सनलाइज, वो क्या बोल रहा है उसको अपने पे मत लो, है ना, तुझे कुछ नहीं आता, तू तो नालायक है, तेरे से तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, ओके, सिंपल आंसर, ओके। ये आपको लगता है कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मुझे पता है कि मैं कर लेती हूँ, ये जो खाना बनाया ये मैंने बनाया, है ना। किसी भी टॉक्सिक पर्सन का ये एक तरीका होगा आपको थोड़ा सा लेट डाउन करने का, है ना, क्योंकि उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, थोड़ा कंट्रोल बना के रखो तो ठीक है। एंजाइटी बहुत होती है ऐसे लोगों में। कंट्रोल से क्या है कि मैं तैयार हूँ, उससे एंजाइटी ऑटोमेटिकली कम होगी। जी, है ना। सो ये कुछ तरीके होते हैं। डू नॉट, जिसको हम बोलते हैं ना, डिफेंड योरसेल्फ, कि नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला था, मेरा वो मतलब नहीं था। उस पर्सन के ब्रेन ने आपकी उस बात का एक मतलब निकाल लिया है, अब वो उससे नहीं हटेगा। बिल्कुल, ये उसके लिए बहुत टफ है। जैसे आपका ब्रेन एक तरीके से काम कर रहा है, उसका ब्रेन बिल्कुल अलग तरीके से काम कर रहा है। आप उसको समझाने में लगोगे तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, है ना।
बेटर है कि अगर वो थोड़ा बहुत ऐसे मानते हैं, गो फॉर थेरेपी, गो फॉर मेडिकेशन। सिर्फ एक प्रोफेशनल से मिलके ये चेक करो कि क्या उनको सच में ये प्रॉब्लम है, ऐसा कोई मानसिक बीमारी उनको है भी कि नहीं। अगर है तो उस हिसाब से इलाज करवाया जा सकता है ना। अगर नहीं है तो फिर हम उसको अलग वे में टैकल करेंगे कि क्या इसको सिर्फ इमोशनल डिसरेगुलेशन है कि उसको अपने इमोशन संभालने नहीं आते, तो फिर हम थेरेपी से सिर्फ उनको वही सिखाते हैं, है ना, कम्युनिकेशन सिखाते हैं। कई बार हमने देखा है हमारे घरों में बात ही नहीं, टू वे कम्युनिकेशन होता ही नहीं, हमने देखा ही नहीं होता। पुराने टाइम में देखे हमने अपने माँ बाप में कई बार वो कम्युनिकेशन नहीं देखा होता कि अच्छा बैठ के ऐसे बात करनी होती है ना। तो हम भी कहीं ना कहीं पे वही सीखते हैं, है ना। तो वो कम्युनिकेशन के तरीके उनको सिखाना, किसी प्रॉब्लम में कोपिंग कैसे करनी है वो सिखाना, तो इन सब चीज़ों पे वर्क करते हैं। मैरिटल काउंसलिंग भी होती है कई बार, बहुत सारे साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट भी ये करते हैं कि आपस में एक दूसरे की पर्सनालिटी को थोड़ा सा समझना, कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है उसको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का जो पार्ट होता है उन पे हम वर्क करते हैं। जी मैम, आपको क्या लगता है कि कब किसी इंसान को अपने रिश्ते पर फुल स्टॉप लगा देनी चाहिए कि बस इससे आगे ये रिश्ता जो है मैं नहीं चला सकती या मैं नहीं चला सकता या इसे मैंने चलाना ही नहीं है, कब ऐसा इंसान को सोच लेना चाहिए? देखो ये बहुत ही सब्जेक्टिव हो जाएगा जी, है ना, कि हर इंसान का एक अलग अलग लेवल होता है। इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है उसकी कौन सी नीड्स फुलफिल हो रही हैं उस रिश्ते से, वो नीड्स उसके लिए कितनी की ज़रूरी हैं, क्या वो नीड्स पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। जैसे हमने अकेलेपन की मैंने बात अभी बोली थी, अगर मैं अकेलेपन के साथ डील कर सकती हूँ, अगर मुझे लगता है कि कुछ भी है अकेलापन इज़ बेटर देन दिस रिश्ता, तो शायद मैं अकेलेपन को ही चूज़ करूँगी, मैं उस रिश्ते से निकल जाऊँगी। लेकिन अगर वो डर मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है तो कुछ भी हो मैं नहीं छोड़ पाऊँगी, मैं चली जाऊँगी, मैं वापस आ जाऊँगी, वो टू फ्रो चलता रहता है ना। तो थोड़ा सा उन चीज़ों को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर फीमेल्स के केस में क्या होता है, फाइनेंशियल, अगर उनको फाइनेंशियल हेल्प है, अगर वो खुद भी थोड़ा बहुत भी चाहे थोड़ा कमा रही हैं, उनके लिए निकलना थोड़ा सा इजी हो जाता है। जी मैम, हम अक्सर ही बात करते हैं इमोशनली अटैच्ड होने की। जी, इमोशनली अटैच्ड होना चाहिए इंसान को, अटैचमेंट बहुत मैटर करती है। लेकिन आजकल इस बात पर भी स्ट्रेस दिया जा रहा है कि इमोशनली डिटैच्ड होना सीखो। बिल्कुल, आई थिंक वो आजकल की बजाय ना वो शुरू से बोला जाता है। जो जैसे हम इंडियंस हैं, इंडिया में स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन काफ़ी इनका बोलबाला रहा है शुरू से देखा जाए तो, उसमें डिटैचमेंट ही सिखाते हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं पे डिटैचमेंट को ना अब मोल्ड करके एक अलग ही एंगल पे सोचने लग गए हैं। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ कि मेरे को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपने जो करना है करो। डिटैचमेंट का मतलब है कि आप उस सिचुएशन में हो, आप अपने फ़र्ज निभा रहे हो, इमोशनल लेवल पे आप स्टेबल हो। जी, आपके इमोशंस फ्लक्चुएट ये सोच के नहीं कर रहे इसने मेरे को क्या बोला, उसने मेरा काम किया कि नहीं किया, काम हो गया अच्छा है, काम नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप स्टेबल हो। दैट इज़ द डिटैचमेंट, कि आप रिजल्ट के साथ आपका इमोशन नहीं बदल रहा, आप स्थिर हो, अपने आप में ओके हो, है ना। तो डिटैचमेंट को अब हम बड़े ही एक ना नेगेटिव वे में भी पोर्ट्रे कर रहे हैं जी, है ना, कि ओ आई एम तो डिटैच, तो मुझे आप लोगों से बात भी नहीं करनी, मुझे आपसे रिश्ता भी नहीं रखना, मेरे को तो अकेले जाके रहना है। दैट इज़ नॉट डिटैचमेंट, दैट इज़ इमोशनल अवॉइडेंस। डिटैचमेंट का मतलब है कि आप उससे बात भी कर रहे हो, पर उसके जवाब, उसके रिएक्शंस आपको इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं। जी, बहुत खूबसूरत जवाब दिया आपने, है ना। तो कहीं ना कहीं पे डिटैचमेंट को समझना बड़ा ज़रूरी है, फिर उसको अप्लाई करना। डिटैचमेंट इतनी इजी नहीं है ना। तो हम तो वैसे ऋषि मुनि बन जाते फिर। बिल्कुल, क्यों उनको वहाँ इतनी दूर जा के तपस्या करनी पड़ती थी, क्यों वो रिश्ते नहीं बनाते थे, क्यों वो परिवार नहीं रखते थे, वो उनका अपना तरीका था। जी,
हमें परिवार भी चाहिए, लेकिन हमें तो जी डिटैचमेंट, इंडिपेंडेंस भी चाहिए। अगर आप एक परिवार का हिस्सा हो, आप अटैच होगे ही होगे। आप अटैच नहीं हो, आप किसी के लिए कभी भी सच्चे मन से कुछ नहीं कर सकते हो जी। वो आप अटैचमेंट के थ्रू ही करोगे। सो लेट्स जस्ट से नॉट डिटैचमेंट बट हेल्दी अटैचमेंट रखनी ज़रूरी है जी। मैंने इसके लिए कुछ किया है, ज़रूरी नहीं ये मेरे लिए कुछ करे या ये कर भी पाए। बात खत्म। मुझे लगा कि मुझे इसके लिए कुछ करना है, मेरे बस में था, मैंने कर दिया। यानी कि एक्सपेक्टेशंस कम रखनी चाहिए। कम रखनी चाहिए। रिश्ते हैं, एक्सपेक्टेशंस भी होंगी। हम बड़ा इजीली बोल देते हैं ना कि एक्सपेक्ट मत करो। मेरे को आज तक नहीं समझ में आया कि हम कैसे नहीं करेंगे एक्सपेक्ट। बिल्कुल है ना, हम एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन उसको एक लिमिट में रखो। सामने वाला अगर नहीं भी आपके लिए उस एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतर रहा, इट्स ओके। वो उसका बिहेवियर, उसकी प्रॉब्ली एक जर्नी है ना। मेरी जर्नी मुझे अलग साइड पे लेके जा रही है, तो मुझे वो समझना है। मैम, आप बहुत सालों से इस फील्ड में हैं, किस तरह के केस आते हैं रिलेशंस को लेकर? देखिए, ज़्यादातर तो गिले शिकवे वाले तो बहुत ही आते हैं। ऐसा हो गया, इन्होंने ऐसा बोला, इन्होंने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, ये हुआ, है ना। आजकल जैसे मैंने बोला कि फैमिलीज़ भी बड़ी जल्दी बदल रही हैं, तो एक्सपेक्टेशन अगेन आ जाती है कि हमारी अगर कोई बहू है या हमारा जमाई है, कोई भी ऐसे, वो हमारे लिए ये सब कुछ करे। उसके कुछ रोल्स हैं जो उनको करने ही करने हैं, है ना। वहाँ पे एक फीमेल हु इज़ वर्किंग ऑल्सो, वो शायद उतना अच्छे से नहीं कर पाएगी। तो वहाँ पे परिवार का समझना बड़ा ज़रूरी है कि अगर मैं ये एक्सपेक्ट करूँ एज अ इन लॉ कि मेरी जो डॉटर इन लॉ है वो बाहर जा रही है, काम कर रही है, तो आके वो खाना भी हमारे लिए बनाए, दिस इज टफ, है ना। तो एक तो प्रॉब्लम यहीं से निकल आई कि हमारा तो जी मैच ही नहीं होता, वो तो मेरे से ये एक्सपेक्ट करते हैं, वो ऐसा करते हैं, विच इज़ अगेन दोनों साइड्स को ही समझना बड़ा ज़रूरी है कि कुछ काम आप करो, कुछ काम आप करो। फीमेल्स में ज़्यादातर हो जाता है बिकॉज अभी भी थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट है कि दे हैव टू गो टू देयर हस्बैंड्स फैमिली, है ना। तो एकदम से मैं तो आज तक ऐसे रहती थी, मुझे तो ऐसे ही रहना है। आप किसी और सेटअप में जा रहे हो, आप उसको पहले समझो। ठीक है, आपकी एक नेचर, इतने टाइम से आप चलते आ रहे हो, 20s में 30s में हो, आपका एक तरीका है। कहीं ना कहीं भी वो लोग भी तो आपको उसमें अपने एक कुकून में अंदर लेके आ रहे हैं ना, शेल में, कि पहले 3 या 4 लोग थे, अब एक और आ गया, उसके लिए एक जगह बनानी है ना। सो अगेन बोथ साइडेड एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। सो अनड्यू एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, रिचुअल्स हो जाते हैं, ट्रेडिशंस हो जाते हैं। अब प्रॉब्ली हमारी जो जनरेशन है वो उतना नहीं मानती उन रिचुअल्स को जितना शायद हमसे पहले वाली जनरेशन मानती होगी, है ना। तो दे एक्सपेक्ट कि अच्छा ये तो आपने करना ही करना है, बट द न्यू पर्सन डजंट नो और दे डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों करना है, या तो लॉजिक बताओ। हम थोड़ा लॉजिक पे जैसे ज़्यादा चलते हैं, है ना, मोस्टली, कि लॉजिक बताओ ये क्यों करना है। फिर जब वो नहीं समझ में आता तो आपस में थोड़ी टिफ्ट हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, है ना। तो एक ये इश्यूज ऐसे आ जाते हैं। दूसरा है हस्बैंड वाइफ में आपस में बड़ी दिक्कत होती है। कम्युनिकेशन बहुत बड़ा उसमें फैक्टर है। आप बैठ के क्लियरली बात ही नहीं करते हो। मुझे तो लगा ना कि इनको समझ आ जानी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, है ना। तो आप एजम्पशंस पे ज़्यादा चल रहे हो रादर देन टेलिंग योर पार्टनर कि मेरे को ये चीज़ अच्छी लगती है, मेरे लिए ये करो। क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर हम बोल देंगे कि मुझे ये चीज़ पसंद है, आप मेरे लिए आके कर दो। कितना मतलब क्या हो जाएगा इसमें से, रादर देन अपने माइंड में सोचते रहना कि इसको करना चाहिए था ना, है ना, इसको फ्लावर्स लेके आने चाहिए थे ना, खुद ही सोचना चाहिए था। वो पर्सन शायद एक बिल्कुल अलग बैकग्राउंड से आया है, उसका प्यार जताने का तरीका बड़ा अलग है। आपको जैसे प्यार चाहिए, जैसे अटेंशन चाहिए, वो आप क्लियरली बता सकते हो अपने पार्टनर को। सेम गोज फॉर द मेल्स ऑल्सो, है ना, कि कई बार उनको लगता है कि ये तो पता ही था ना कि ऐसे ही होता है, बट उस इंसान को शायद, उस फीमेल को नहीं पता कि ये ऐसे होता है। उसका तरीका अलग है इस चीज़ को करने का, उसका अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है ना। तो थोड़ा सा वहाँ पे बैठ के कम्युनिकेशन मेंटेन करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर द टोन बड़ा ख़राब करती है।
इन्होंने मुझे उस टाइम ऐसे बोला था गुस्से से, तो सामने वाला मतलब डिफेंड ही करता रह जाता है कई बार कि गुस्से से नहीं बोला था, ठीक है वो थोड़ा जोर से बोल दिया होगा, मैं गुस्सा नहीं था। अब इसका कोई पैरामीटर मतलब ऐसा तो हमारे पास है नहीं कि हमने थर्मोमीटर लगाया अच्छा गुस्सा है कि नहीं है, है ना, वो तो समझने पे है। तो अपनी टोन पे वर्क करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चॉइस ऑफ वर्ड्स पे वर्क करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है एक पर्सनल उससे ही कि एक बार एक फीमेल ने ऐसे बताया कि जब शादी हुई ना तो कहते कि मैं जब उनके दूसरे गांव में हुई थी, पंजाबी में जैसे बोलते हैं, पंजाबी में हम आहो वर्ड बोल लेते हैं हाँ की बजाय, इट्स वेरी कॉमन वेरी नॉर्मल जी। तो कहते कि मेरे हस्बैंड ने, मैंने कुछ उनसे पूछा और उन्होंने मुझे बोला आहो, ऐसे बोल के दिस इज अ वेरी नॉर्मल कि मैंने बड़े प्यार से हाँ ही बोला है तुझे, हम ये समझेंगे जिन घरों में आहो वर्ड चलता है। तो उन्होंने ऐसा बोल दिया, कहते मैं तो 2 दिन रोती ही रही, अच्छा कि ये मुझे कैसे बोल दिया इन्होंने, हाय कितने गुस्से से बोला, ये क्या होता है, इन्होंने प्यार से हाँ ही नहीं बोला मुझे। देन शी सेड कि वहाँ पे रहते रहते फिर समझा कि ये तो सब लोग ही ऐसे बोलते हैं, उनका कोई रिश्तेदार भी आता है तो आपस में बात करते टाइम भी आहो ही बोलते हैं वो। सो दीज थिंग्स आप दूसरे को समझने का भी टाइम नहीं देते हो या खुद भी टाइम नहीं आप लेते हो कि आप दूसरे को समझ पाओ जी, है ना। तो आई थिंक अगर हम इन चीज़ों पे थोड़ा सा वर्क करें तो ऐसे वाली प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं जो कम्युनिकेशन से, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से आती हैं। आपका ओपिनियन अलग है, बैठ के बात कर लो कि मेरा ये सोचना है, आपका ये सोचना है, अब इसका सोल्यूशन निकालो, क्या करें जी। कभी इसकी सुन लो, कभी इसकी सुन लो जी। रिश्तों में कितनी समस्याएं हैं, बुराइयां हैं, इस पर हमने बात कर ली। मैं चाहती हूँ कि ये बताइए कि खूबसूरत रिश्ते की कौन सी निशानियां होती हैं? खूबसूरत रिश्ते की निशानी, हम एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, हम खुश हैं उसमें जी, है ना। उतार चढ़ाव रिश्तों में आना बहुत आम है। आज आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, आपको अपने पार्टनर की या परिवार वालों की कोई बात नहीं अच्छी लगेगी। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, माँ बाप को नहीं छोड़ सकते हम, बहन भाई को नहीं छोड़ सकते हम, ठीक है ना, वो तो आए ही हैं रिश्ते ऐसे हमारे बने हुए। छोड़ कौन सकते हैं हम? दोस्तों को छोड़ सकते हैं, वो ज़्यादा मैटर नहीं कई बारी करते होते। मैटर से मेरा मतलब है बहुत क्लोज एसोसिएशन में नहीं रहना होता हमें। बच्चे, हस्बैंड वाइफ या पार्टनर्स, उनको हम छोड़ सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ही यहाँ पे आती है, जिस चीज़ में ऑप्शन हो आप वहाँ पे और ऑप्शंस को देखना शुरू करोगी कि अच्छा इसके अलावा और क्या। अब अगर मेरे दिमाग में ये डाल दिया जाए कि नहीं ये रिश्ते को निभाना ही निभाना है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी। रादर दोनों के दिमाग में डाल दिया जाए कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं अलग होने की, कर लो जो करना है। आप कुछ भी करके कोई ना कोई सोल्यूशन दोनों ज़रूर निकालोगे। सो आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज अनदर ब्यूटिफुल थिंग अबाउट द रिलेशनशिप्स, कि आप दोनों कितना एक दूसरे पे डिपेंड होते हो, है ना। डिपेंड हो कि आप कैसे अपनी लाइफ को दोनों मिलके आगे चला रहे हो जी। आप लड़ाई भी करोगे, आप डिसएग्री भी करोगे, लेकिन आप उसको कितनी खूबसूरती के साथ उसमें से आगे बढ़ते हो जी, वो बहुत मैटर करता है। केयर कितनी ज़रूरी है? बिल्कुल, केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अप्रिशिएट ही कर दो कि अच्छा आज चाय बड़ी अच्छी बनी थी, तो सामने वाले का वैसे ही दिन बन जाता है जी, है ना। आप अपने हस्बैंड को बोल दो कि थैंक यू सो मच, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, रोज़ ऑफिस जाते हो, इट्स ओके, चलो लेट्स सिट फॉर 5 मिनट्स, हम बात करते हैं दिन कैसा गया। केयर, अगेन प्यार और केयर जताने के तरीके बड़े अलग अलग हैं सबके जी। आपको आपके पार्टनर का फाइंड आउट करना है कि उनका तरीका क्या है, मुझे किस तरीके से चाहिए, क्योंकि ये बड़ा अगेन सब्जेक्टिव चीज़ें हैं। 2 लोग आपस में कैसे अपना रिश्ता निभाना चाहते हैं। हम कहाँ पे गड़बड़ कई बार कर देते हैं कि उनका तो ऐसा है, उसने ऐसा किया जी, रादर देन समझने की कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मेरे पार्टनर के लिए क्या इम्पोर्टेंट है ना। तो कोई भी खूबसूरत रिश्ते को 2 लोग कैसे समझ से चला रहे हैं, वो उसको और खूबसूरत बना देगा जी। मैम, वैसे तो आपने पूरी इंटरव्यू में बड़े टिप्स ही दिए हैं कि रिश्ता कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ जाते जाते कुछ टिप्स रिश्तों को लेकर, ताकि हम रिश्तों में भी जी सके जी, खुशी जो है, आनंद जो है उसे प्राप्त कर सके। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन, आराम से बैठ के अपनी टोन पे काम करिए, अपने चॉइस ऑफ वर्ड्स पे ज़रूर काम करिए कि आप कैसे अपनी बात को सामने वाले के सामने रख रहे हो, राइट। दूसरा है
बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हमारी लाइफ इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि हम अपने रिश्तों को टाइम ही नहीं देते, हम बैठते नहीं हैं एक साथ। एक मील, दिन का कोई भी एक खाना, एक कप चाय अगर आप इकट्ठे बैठ के पी लो सब लोग, जी, कोई भी एक डिनर के टाइम पे ही ज़्यादातर हम लोग एक साथ होते हैं आई थिंक पूरी फैमिली में, तो डिनर इकट्ठे करो। डिनर के टाइम पे नो मोबाइल फोन्स प्लीज़, या कोई भी फैमिली टाइम जो क्वालिटी टाइम हमने स्पेंड करना है, फ़ोन को तो बिल्कुल बंद करके रख दो, नो गैजेट्स। हम इकट्ठे बैठ के, अगर आपने सोचा है कि ठीक है हम इकट्ठे बैठ के मूवी देख रहे हैं, इट हैज़ टू बी क्लियर इन योर माइंड कि हमारा ऑब्जेक्टिव आज क्या है, एक्टिविटी क्या है, कि हम टीवी देख रहे हैं, पर उसके बियॉन्ड नो गैजेट्स। रिश्तों में इग्नोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कुछ चीज़ों को। फॉरगिवनेस बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाँ, अगर वो पैटर्न ही बन रहा है किसी का, देन डेफिनेटली आप सोच सकते हो कि आपको क्या करना है ना। कुछ चीज़ें अपने माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि इस चीज़ के साथ मैं डील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इस चीज़ के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ, है ना। जब आप उस चीज़ को क्लियर रखोगे अपने लिए, तो आपको काफ़ी चीज़ों के साथ रिश्तों में डील करना ईजी हो जाएगा, है ना। दूसरा है कि अपना ऑब्जेक्टिव थोड़ा क्लियर रखना चाहिए। रिश्ते के बियॉन्ड भी अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ें रखिए, कुछ पैशन रखिए जो आपको एंगेज करके रखें, जहाँ पे आपका दिमाग लगे कि ओके, मन भी लग रहा है, दिमाग भी लग रहा है ये काम करने में। वो भी बहुत ज़रूरी है। जब हम बहुत डिपेंडेंट भी हो जाते हैं ना, सामने वाले को भी कई बार थोड़ी सफोकेशन होने लग जाती है कि यार सिर्फ मैं ही क्यों करी जाऊँ। जी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ा बांट के चलना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। दिन के 10 मिनट एक दूसरे के साथ ज़रूर बैठो, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर बैठो। लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई बात नहीं, उसको सॉर्ट आउट करो और कुछ चीज़ों को छोड़ दो बस, जी। है ना। वाकई ही मैम, आपने कीमती समय दिया और अपने कीमती विचार दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप अपने रिश्तों को कैसे खूबसूरत बनाते हैं, अगर कोई मनमुटाव है कैसे उसे दूर करते हैं, आप कैसे रिश्तों को जीते हैं, इस बारे में ज़रूर बताना कमेंट्स में। इसके साथ ही अगर कोई रिश्तों को लेकर उलझने हैं आपके दिमाग में, कुछ सोचते हैं आप या रिश्तों से उब चुके हैं, तब भी आप अपने सवाल ज़रूर हमें दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे मैडम से उनके जवाब जानने की। आज के विशेष प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।